स्वागत है आप सभी लोगों का भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के सुपरफास्ट रिवीजन के लिए जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपने प्रश्नों को जहां पर छोड़ा था, चलिए आज उसी के आगे स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में यदि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता लेना है तो उसके पास कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए। तो अगर किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता लेना है तो उसके पास 4 अथवा 4 से अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता होनी चाहिए। तो ऐसा कोई राजनीतिक दल जिसके पास 4 अथवा 4 से अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता है तो उसको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, तो उनको नहीं पढ़ना है, यहाँ पर सिर्फ एक ही लिखा गया है, बाकी आप डिटेल में इसके बारे में किताब में पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना क्या है। तो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है तो उसमें जो प्रमुख प्रस्तावना है वो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। ये कहाँ पर लिखा गया है? ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये किस देश से लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के 10वें राष्ट्रपति कौन हैं। तो भारत के जो 10वें राष्ट्रपति थे वो KR नारायण थे। तो KR नारायण साहब भारत के 10वें राष्ट्रपति थे और ये भारत के पहले दलित राष्ट्रपति भी थे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारत के 10वें राष्ट्रपति पूछा गया है। इससे पहले वाले लेक्चर में पहले, दूसरे और चौथे राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया था। यानी कि वन लाइनर प्रश्न लगाने का हमारा यही मतलब होता है कि अगर जो प्रश्न हमें नहीं आते हैं उसको डिटेल में हमें किसी ना किसी बुक से पढ़ लेना है। तो अगर आपको 10वें राष्ट्रपति का नाम नहीं आता KR नारायण, इसका मतलब है कि अब तक भारत में शुरू से लेकर अंत तक जितने भी राष्ट्रपति हैं वो आप डिटेल में, चाहे लूसेंट की बुक हो, चाहे अरिहंत की बुक हो, कोई भी बुक आपके पास हो, उससे सारे राष्ट्रपतियों का नाम और उनका क्रम आप रट लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो कितनी होती है। यदि आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, यानी सुप्रीम कमांडर कौन होता है। तो तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होती है वो अपने कार्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद अपने कार्य के लिए सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है। तो मूल अधिकार कौन सा नहीं है? कार्य का अधिकार। तो ये प्रश्न तो विकल्प पर आधारित आपका प्रश्न है। ये प्रश्न किसी परीक्षा में पूछा गया होगा जिसमें 4 विकल्प आपके दिए गए होंगे, उसमें से पूछा गया होगा कि इसमें से कौन सा मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार नहीं है। तो उसमें विकल्प में कार्य का अधिकार लिखा गया होगा, इस प्रकार कार्य का अधिकार यहाँ पर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना। तो भारत में जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था और इसी दिन से भारत प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना। आगे बढ़ते हैं। भारत संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है। तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें लिखा है, हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। ये किस में लिखा है? ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। इस लाइन को आप रट लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, इसके जो सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो ये अंग्रेजी में लिखा गया है ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, हिंदी में से संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। तो इसके जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसको हम लोग हज़ारों बार पढ़ चुके हैं। आपके केंद्र सरकार के जितने भी बड़े पद होते हैं उनके जो सदस्य या अध्यक्ष होते हैं उन सब की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यदि राष्ट्रपति अपने पद पर है और उसकी मृत्यु हो जाती है अथवा राष्ट्रपति इस्तीफा दे देता है, ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति के कार्यालय पर
कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति करता है और कितने समय के लिए करता है, अधिकतम 6 महीने के लिए करता है। तो कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति की पद पे रहते हुए मृत्यु हो जाए अथवा राष्ट्रपति इस्तीफा दे देता है तो राष्ट्रपति का कार्य कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है। कितने समय के लिए करता है, अधिकतम 6 माह के लिए करता है और इस 6 माह की अवधि में किसी न किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना में 2 शब्दों का उपयोग किया गया है। वो 2 शब्द कौन से हैं, पहला है समाजवाद और दूसरा है धर्मनिरपेक्ष। ये दोनों शब्द प्रस्तावना में बाद में जोड़े गए थे। ठीक है, तो संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द बाद में जोड़े गए थे। ये कब जोड़े गए थे, 1976 में। 1976 में से जोड़ा गया और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो इस चीज़ को आप रट लीजिएगा कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष इन 2 शब्दों को जोड़ा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा अधिकार है जो केवल राज्यसभा को ही प्राप्त है। तो राज्यसभा को ऐसा कौन सा अधिकार है जो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा को ही प्राप्त है। तो वो ऐसा अधिकार है नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना। नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने के अनुमोदन करने का जो कार्य है वो केवल और केवल राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल का निर्णय लिया राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किसी न किसी निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद तथा राज्यों की विधानमंडल के चयनित सदस्य होते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संसद का मतलब 2 लोग होते हैं। संसद में आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों आता है। राज्य विधानमंडल में आपका विधानसभा और विधान परिषद दोनों आता है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ये चयनित सदस्य, इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ चयनित सदस्य ही भाग लेते हैं। तो संसद और राज्यों की विधानमंडल के चयनित सदस्य निर्वाचक मंडल के रूप में राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इस चीज़ को आप रट लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान में एक अनुच्छेद है जो बहुत ही फेमस है, जिसका नाम है अनुच्छेद 370। ये किस राज्य पर लागू होता है, ये जम्मू कश्मीर पर लागू होता है और वर्तमान समय में इसे समाप्त कर दिया गया है। ये भी आप जानते रहिए। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर पर लागू होता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका क्या मतलब होता है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि ऐसा राज्य जहाँ पर सभी धर्मों को समानता प्राप्त हो, यानी सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है, ऐसे राज्य को, ऐसे देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य या देश कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये जो बार बार राज्य शब्द का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, तो भारतीय संविधान में राज्य का मतलब होता है देश। राज्य का मतलब आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ऐसा राज्य मत समझिएगा। भारतीय संविधान में जहाँ भी राज्य शब्द लिखा होता है उसका मतलब होता है देश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी होती है। तो भारत में जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके जो जज होते हैं उनका रिटायरमेंट की जो एज होती है वो 65 वर्ष होती है। 65 वर्ष की आयु में सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग धन विधेयक के बारे में बात करते हैं। धन विधेयक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि लोकसभा द्वारा पारित किया गया धन विधेयक राज्यसभा द्वारा आंशिक रूप से संशोधित किया जाए तो ऐसी कंडीशन में लोकसभा क्या करती है। तो ऐसी कंडीशन में लोकसभा करती ये है कि राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधन किए बिना लोकसभा उस विधेयक को जारी रख सकती है। यानी कि लोकसभा के पास यह अधिकार है कि वो राज्यसभा के द्वारा किए गए संशोधन को निरस्त करके पहले के समान विधेयक को जारी रख सकती है। अब धन विधेयक के बारे में थोड़ी सी चीज़ें आप जान लीजिएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है। इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक को लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत होता है, लोकसभा में प्रस्तुत होता है। लोकसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए किसकी अनुमति ली जाती है, राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। लोकसभा में प्रस्तुत होने के बाद ये धन विधेयक राज्यसभा के पास जाता है और राज्यसभा अगर इसमें कोई संशोधन करता है तो लोकसभा के पास इतना पावर है कि उस संशोधन को निरस्त करके पहले के समान ही उस विधेयक को जारी रख सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोवा को एक राज्य के रूप में कब बनाया गया था। तो गोवा को राज्य के रूप में 56वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया। गोवा पहले एक केंद्र शासित क्षेत्र था, उसे राज्य के रूप में मान्यता कब दी गई, तो 56वें संविधान संशोधन के द्वारा 1889 में इसे मान्यता दी गई थी।
ठीक है, 56वें संविधान संशोधन, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, वो नियम ये है कि 2 या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। तो इसकी स्थापना हम कैसे कर सकते हैं? संसद कानून बनाकर कर सकती है। तो उसके कहने का मतलब ये है कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों में अथवा केंद्र शासित क्षेत्रों में एक ही हाई कोर्ट की स्थापना करनी है तो उसके करने का नियम क्या है? संसद कानून बनाकर ये काम कर सकती है। यहाँ पर इसके कहने का यही मतलब है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में जो संविधान सभा थी, संविधान निर्मात्री सभा, जिसको हम लोग संविधान सभा भी कहते हैं, उसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार BN राव को माना जाता है। इस चीज़ को आप रख लीजिएगा, BN राव भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। आगे बढ़ते हैं। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का क्या योगदान है? तो मध्यकालीन भारत में चोल राजवंश बहुत ही प्रसिद्ध राजवंश था। ये दक्षिण भारत का राजवंश है। इसने एक संगठित स्थानीय स्वशासन का निर्माण किया था। तो इस प्रकार चोल वंश का जो योगदान है वो एक संगठित स्थानीय स्वशासन के निर्माण में चोल राजवंश ने योगदान दिया था। तो वर्तमान समय में जो हमारा स्थानीय स्वशासन लागू होता है ये बहुत कुछ इसी चोल राजवंश के द्वारा मिलता जुलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल कब लागू किया गया? तो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का मतलब होता है मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचक क्षेत्र की मांग को कब माना गया था? तो 1909 में माना गया था। तो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल सबसे पहले कब लागू किया गया? 1909 में लागू किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पंचायती राज की बात करते हैं। तो वर्तमान समय में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय व्यवस्था है। इसमें 3 स्तर होते हैं। सबसे नीचे का स्तर ग्राम होता है, बीच का स्तर क्षेत्र होता है और सबसे ऊपर का जो स्तर होता है वो जिला होता है। तो ग्राम, क्षेत्र और जिला, ये 3 स्तर होते हैं पंचायती राज में। और इस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण करने की जो समिति थी वो कौन सी थी? बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज को त्रिस्तरीय समिति के रूप में बनाया गया था। तो इन बलवंत राय मेहता को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इन्हीं की सिफारिश पर वर्तमान समय में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत